अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कश्ती मझधार में डोलती हुई नजर आ रही है। पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं और फिर उसके अलावा तहरीक इंसाफ के ऊपर एक जो बैरूनी दबाव है वो भी नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए 2 फहरिस्तें दी गई, एक बैरिस्टर अली जफर की तरफ से और एक सलमान अकरम राजा की तरफ से, लेकिन इन दोनों ही फहरिस्तों के ऊपर मुलाकात आज भी नहीं हो सकी। नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लिए यूं लगता है कि काबीना तश्कील देना एक अलग चैलेंज है, लेकिन उससे बड़ा चैलेंज अडियाला का दरवाजा खुलवाना है। कल राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि मुलाकात हो सकती है अगर लबो लहजा ठीक हो जाए। अब वो लबो लहजा कैसा होना चाहिए, क्या लबो लहजे के अंदर मसाइल हैं जिसकी वजह से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही, और फिर तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसका तहरीक इंसाफ की सियासत पर आने वाले दिनों में क्या फर्क पड़ेगा। क्या तहरीक इंसाफ एक बार फिर मेन स्ट्रीम में वापस आ सकती है या एक बार फिर इख्तलाफात दर इख्तलाफात होते हुए नजर आएंगे। उसके अलावा आज एक अच्छी खबर भी तहरीक इंसाफ के लिए खैबर पख्तूनख्वा से थी, जहां पे शिबली फराज साहब की खाली होने वाली निशिस्त के ऊपर जिमनी इलेक्शन हुआ, जहां पे अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार ताज आफरीदी और तहरीक इंसाफ के खुरम ज़िशान के दरमियान मुकाबला था। खुरम ज़िशान 91 वोट लेकर यानी भारी अक्सरियत के साथ आज सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। ये प्रोग्राम का पहला हिस्सा है जहां पे बात करेंगे, और दूसरे हिस्से में पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर जो मामलात हैं उसके ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कई दिनों से जारी हैं। गुज़श्ता रोज एक लम्हे के लगा कि ये मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गए हैं, लेकिन जो मेजबान हैं, जो सालिस हैं, उन्होंने पाकिस्तान से एक बार फिर कहा कि आप एक मौका जरूर दें, क्योंकि पाकिस्तान अपने उस मौकिफ के ऊपर, दो टोक मौकिफ के ऊपर खड़ा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान इसके ऊपर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन अफगान तालिबान की हठधर्मी और उनका ये रवैया बरकरार है, जिसमें वो ये मानते हैं कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, लेकिन यही बात वो लिख कर देने को तैयार नहीं है और इस चीज को खत्म करने के लिए इकदामात के ऊपर वो बज़ाहिर तैयार नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये सारी बातें कि इस वक्त भारत की मुदाखलत है, अफगान तालिबान काबुल जो है वो दिल्ली की जबान बोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान मोदी की गोदी में बैठकर भारत की भाषा बोलने वालों को दो टोक खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है और हम अफगानिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए तो किरदार अदा कर सकते हैं, लेकिन अपनी सरजमीन की बर्बादी के जिम्मेदारों को जहन्नुम वासिल करना भी जानते हैं। और पाकिस्तान अपनी पोजीशन में 1% भी तब्दीली के लिए तैयार नहीं, ज़ाहिर है जो हमारा कौमी मफाद भी है। इन तमाम मामलात के ऊपर हमने बात करनी है और आगाज करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है वज़ीर मुमलिकत बराए सकाफती उमूर मुस्लिम लीग नून से हुज़ैफा रहमान साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत यूसुफजई साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा साहब, आपसे शुरू कर लेते हैं। आप बड़े तसलसल के साथ कहते हैं कि मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात के लिए कह देंगे, कोई इतनी बड़ी रुकावट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मुलाकात हो नहीं पा रही। आज भी सुहेल आफरीदी साहब अडियाला जेल के बाहर गए थे, उनका लिस्ट में भी नाम था, वो कहते हैं अदालत का ऑर्डर भी है, उसके बावजूद मुलाकात नहीं हुई। कल राना सनाउल्लाह साहब कुछ लबो लहजे की बात कर रहे थे, तो क्या अदालत का ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और खैबर पख्तूनख्वा के ऐवान की करारदाद इंपॉर्टेंट नहीं है? लबो लहजे की वजह से ही मुलाकात में रुकावट है कोई? जी बहुत शुक्रिया गोदल साहब। मैं तो ये मुलाकात करवाना चाह रहा था और करवा भी रहा था, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, जबान ही इंसान को अर्श पर ले जाती है और जबान ही इंसान को फर्श पर ले आती है। जबान बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इंसान की शख्सियत उसकी जबान के नीचे पिन्हा होती है, और खास तौर पर जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पर बैठे हुए हों, आप जिस तरीके से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, DGI SPR को, फेडरल गवर्नमेंट को जिस तरीके से आप ललकारें हैं, जो जबान आप इस्तेमाल करें, और मकसद आपका ये हो कि फेसबुक और ट्विटर पे और टिकटॉक पे मीम्स बन जाएं और शेयरिंग कितनी हो, कोई ऐसा डायलॉग बोल दें, कोर कमांडर की मुलाकात को आप गैर संजीदा अंदाज में कोट करना शुरू कर दें, तो फिर आपको ज़ाहिर है मरकज भी उसी निगाह से देखता है, पंजाब भी उसी निगाह से देखता है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर ऑर्डर आप अगर अपने प्रोड्यूसर साहब को हिदायत दें या हुक्म दें या गुजारिश करें कि वो स्क्रीन पे चला दे, उस ऑर्डर में क्या लिखा हुआ है, कोई ऐसी स्पेसिफिक बात नहीं नहीं, है ऑर्डर कि ऑर्डर भाई अभी फलां आया ही तारीख नहीं को। है, तहरीरी जी जी हुक्मनामा आया ही नहीं है। जी जी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही हुक्म, अगर आया तो यही हुक्म ही आएगा ना कि जी आप SOP पे अमल करें, और जो स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर है उस पर अमल किया जाएगा। उसमें ऑलरेडी उनकी मुलाकातें करा रहे हैं और इतनी पेंडेंसी है, जब इनकी मुलाकात की बारी आएगी इनकी मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन
मेरी धमकी जो है वो काम आ गई है। मैंने पिछले 3 दिन से मुसलसल टॉक शोज में कह रहा हूं कि अगर सोहेल अफरीदी ने कैबिनेट ना बनाई, जो कि आईनी बाइंडिंग है हम्म। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के बाद, कि कैबिनेट के बगैर कोई तस्वुर ही नहीं है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस का, और अब वो जो है मुख्तसर काबीना बनाने जा रहे हैं। बानी तहरीक जो दावा कर रहे थे कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ना हुई तो मैं काबीना नहीं बनाऊंगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, आज वो या कल तक उनकी 4 या 5 रुकनी काबीना शायद हलफ भी उठा ले, या 8 रुकनी, जो भी उन्होंने मुख्तसर काबीना बनानी है। लेकिन बात यह है कि हमारा नुक्ता नजर प्रिवेल किया। हम कह रहे थे अच्छा कि उज़ैफा साहब, कैबिनेट ये के, बड़ी आप वैलिड बात प्लीज, कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आपकी धमकी काम कर गई है, फिर इसी प्लेटफॉर्म से उन्हें कोई खुशखबरी भी सुना दें, कोई टाइम भी दे दें, कोई डेडलाइन भी, कि कब तक मुलाकात में उनका नंबर आ जाएगा। वो रोज पेशावर से चल के आते हैं फिर वापस जाते हैं, ताकि उनको भी आसानी हो, पता हो कब मुलाकात होनी है। देखें जी, जिस तरह की वो जबान और लबो लहजा इस्तेमाल करते हैं, जो उन्होंने जबान इस्तेमाल की है, कोई, मैं चूंकि खुद एक सियासी कारकुन हूं हम्म। और उनके मैंडेट का मुझे बहुत एहतराम है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है जो जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर यही जबान उन्होंने इस्तेमाल करना जारी रखी हम्म। और रियासती इदारों के मुतालिक कि भाई मेरी मेम्स हिट हो जाएं, कि मैं ये कहूं कि कोर कमांडर जो है वो मेरे पास चल कर आया था, मैं हम्म। चल कर नहीं गया। रिकॉर्ड की हमेशा दुरुस्तगी जरूरी होती है। आप रिकॉर्ड के खिलाफ बात करते हैं। ठीक। प्राइम मिनिस्टर के बारे में आपने इल्जाम लगा दिया कि प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा, मैं पूछ के बताता हूँ। ये नहीं बताया कि मैंने क्या कहा था। हम्म। आपने कहा कि जी मुझे मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस बता दें, उन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। आपने बात ही गोल कर दी। हम्म। यही कोर कमांडर जब शहबाज साहब लाहौर में चीफ मिनिस्टर थे, बेशुमार एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स में 90 शारा कायदे आजम आया करते थे। हम्म। मरियम नवाज साहिबा की मीटिंग्स में कोर कमांडर्स आते हैं। बलोचिस्तान में कई दफा, आपको आप अपने आर्काइव से कहें, लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप एक मुसल्ला दुनिया की बेहतरीन फौज को, चूंकि आपका मकसद होता है कि मैं क्रिटिसाइज करवाऊं और उसके खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करूं, तब आप ऐसी बातें करते हैं कि जी कोर कमांडर को हमने बुला लिया और हम नहीं गए, और डीजीआईएसपीआर को क्या जरूरत है प्रेस। भाई ठीक। आप इस तरीके से इदारों के बारे में बात करेंगे तो मैं बात आपकी बात पे आ रहा हूं। मैं चूंकि तमीज बांधता हूं और 30 सेकंड में अपनी बात में मुकम्मल कर देता हूं। आखिरी जो हिस्सा होता है, बेसिकली आपका पेशावर से डेली अडयाला आना तो फिर भी बड़ा आसान काम है। अगर आप ये काम करेंगे तो आपका मुतलका चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो है वो आपकी जो डिक्टेशन है वो लेना बंद कर देगा। अच्छा। और उनके लिए बिल्कुल, और उनके लिए खुशखबरी यही है कि अल्लाह ने आपको इज्जत दी है। आप अपनी जमात और मरकज और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान एक पुल बने, ठीक। तलखियां कम करें, अपनी जिम्मेदार पोजीशन का इस्तेमाल बिल्कुल अपनी ठीक है। आप जमात कह रहे की हैं कि बेहतरी पुल के बने लिए करें, और आगे बढ़े। मैं जरा अपनी जमात की शौकत बेहतरी यूसुफ के लिए जई करें। साहब जो हैं उनको ले लूं। आप यूसुफ जई हेल्थ एजुकेशन साहब, की बात करें जी, मैं प्लीज। आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह उज़ैफा साहब भी फरमा रहे हैं और कल राना सनाउल्लाह साहब की भी गुफ्तगू थी, तो यूं लगा कि कोई और रुकावट नहीं है, कोई लबो लहजा, कोई जबान की तलखी, शायद उस वजह से सोहेल आफरीदी साहब की मुलाकात खान साहब से नहीं हो पा रही। आप ये समझते हैं कि ये वैलिड रीजन है और इसी वजह से शायद कोई जिद अना या गुस्सा गालिब आ गया है? बहुत शुक्रिया। मेरा ये ख्याल, देखिए गैर जमहूरी लोग हैं ना इस वक्त, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं गैर जमहूरी लोग हैं ना। आप जब देखें कि पहली बात तो ये कि इस वक्त जितने भी हमारे मिनिस्टर साहिबान आते हैं ना टीवी के ऊपर, हम्म। तो उनके अंदर एक गुस्सा और एक अना, ये चीजें आपको नजर आएंगी। हम्म। और ऐसी बातें करते हैं जैसे ये हमारा मैंडेट जो है ये कोई वैसे ही है। 4.5 करोड़ आवाम का मैंडेट है और ये बातें कर रहे हैं कि जी चीफ सेक्रेटरी बात नहीं मानेगा और आईजी बात नहीं मानेगा। ये बातें करने की है एक ऐसे मौके के ऊपर जहाँ पे एक जहती की जरूरत है, जहाँ आप चाहते हैं कि सूबा और मरकज तावन करे। लेकिन अगर आप नाराज भी हो जाते हैं जब आपके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करता है या जवाब देता है, फिर आप कहते हैं जी हमें क्यों इतनी सख्त जवाब दिया। हम्म। तो पहल तो आप लोगों ने की ना। कभी तारड़ साहब को भी बुलाए ना, उनसे पूछें कि आपने क्यों कहा था कि ये दहशतगर्दों का सहूलतकार है। कभी पूछा है अच्छा। उनसे? अगर आप इतना किसी को इतनी बड़ी गाली दे दें, फिर आप कहें कि जी हमें तो ये सख्त जवाब दे रहा है, तो मुझे नहीं ख्याल है कि फिर उसके बाद आपको कोई फूल भेजने की जरूरत थी। तो यूसुफ तो जई मेरा साहब, वे भाई फॉरवर्ड क्या है? इस फिर वक्त मुल्क ऐसे ही के रोज हालात आएंगे, बहुत ही अडियाला के बाहर इकट्ठे होंगे, खराब हैं। मुलाकात नहीं होगी, वापस चले जाएंगे, फिर क्या हल क्या उसका? नहीं, देखिए ये तो इनका अपना मसला है ना। वो मुलाकात हो जाए ना हो जाए, देखिए हम तो इस मुल्क के अंदर कानून आइन तो नहीं है ना। हम्म। ये तो आप सबको फैसला सोचना पड़ेगा। जितना भी मीडिया है वो भी सोचे ना कि इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ तो है नहीं।
ये तो बिल्कुल ऐसा है कि जैसा वो लफ्ज तो मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ क्योंकि नेशनल चैनल पे इंसान बैठ के लोग भी सुनते हैं, कि मैं यही सब कहूंगा कि गैर जमहूरी हथकंडे हैं ना ये, हम्म। कि आप एक सूबे के वजीर आला को सिर्फ इसलिए नहीं मिलने दे रहे कि जी उन्होंने सख्त जबान इस्तेमाल की है, उन्होंने ये कहा है कि मैं पूछ के बताता हूँ। हम्म। तो यार ये देखें, आप इसकी वजाहतें आप करने की जरूरत क्या है भाई? ये तो आप लोग आके कहते हैं ना, हम उसने बेचारे ने तो एक ही दफा कहा, क्योंकि जाहिर है उसने कोई गलत नियत से नहीं कहा था। वो सीएम को, वो प्राइम मिनिस्टर को उसने वाकई कहा था कि भाई मैं इस तरह मैंने भेज दिया है पंजाब हुकूमत को खत, और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने लीडर से मिलने दिया जाए ताकि मैं अपनी कैबिनेट बना दूं। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पूछ के बताता हूँ। तो ये तो कोई गलत बात थी भी नहीं, इसको पता नहीं क्यों इस तरह एक इन्होंने हवा वो जो है बना बन गया। लिया, एक हुज़ैफा इशू साहब बना देखें ना, लिया। ये बात तो ठीक है ना, जिस तरह और वो कह रहे हैं कि आपकी तरफ से भी उनकी नॉमिनेशन के बाद जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और उनके काबिल कबूल होने के ऊपर सवालात उठाए गए, एक तो आगाज वो कहते हैं आपकी तरफ से हुआ, दूसरा एक हिस्टोरिक बात है जो हमने खुद लाहौर में कवर की, बाकी जगहों पे कोट लखपत में नवाज शरीफ साहब थे, पार्टी की मीटिंग्स चेयर किया करते थे, बड़े बड़े वफूद मिलते थे, सहाफियों के बहुत सारे हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी मुलाकातें होती थी। तो ऑपोजिशन तो ये चलता भी है, कल को आपको भी ऑपोजिशन में आना है, तो ऐसे प्रेसिडेंट तो आपके रास्ते की भी रुकावट बन जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जब नामजदगी हुई, मैं मेरे ख्याल से वाहिद कैबिनेट मेंबर हूँ अपनी जमात से, मैंने इसको बाकायदा तौर पर अ, अता तारड़ साहब की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमारी बाकी लोगों की, इवन के मैंने खुद जो मीडिया टॉक्स थी, मैंने उसको बड़े हाथों लिया, तनकीद की उस पर कि अगर हमारी तैयारी नहीं थी तो हमें उनकी नामजदगी को बिला वजह ये नहीं कहना चाहिए था कि हमारे जो है वो हम इन्हें वजीर आला नहीं बनने देंगे। लेकिन अब अगर लेकिन भी जरूर सुने आप मेरा, अच्छा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ किया है पिछले 15 दिन में, मेरे जैसी जो जमहूरी सोच रखने वाले लोग हैं उनकी सोच भी तब्दील हो रही है कि वाकई ये शख्स जो है, इसके मुतालिक जो बातें अता तारड़ ने कही या किसी और ने कही, बेसिकली मुझे उस शख्स का पता नहीं था, उन लोगों ने इनकी माजी की तकारीर सुनी भी होंगी। जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठते हैं फिर ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा। फिर आपके पास बहुत कुछ होता है अपने सूबे के लेने के लिए, अपना हेल्थ बेहतर करनी है, एजुकेशन आपने बेहतर करनी है, आपको एनएफसी में अपना शेयर बढ़ाना है, उस पर बात आपने करनी है, आपने अपना नेशनल एक्शन प्लान के तहत अगर कोई फंडिंग लेनी है उस पर बात करनी है। लेकिन आपने तो उससे भी ज्यादा सख्त बातें की जो कि अता तारड़ साहब ने या हमारे किसी और वजीर ने या मैंने आपके मुतालिक स्क्रीन पर बैठकर आपके मुतालिक गुमान किया कि आप शायद सहूलतकारी करेंगे, या भाई आप, ये फौज इस मुल्क की फौज है, आपकी फौज है, ना नून की है, ना पीपी की है, ना पीटीआई के जो जवान शहीद होता है वो पाकिस्तानी होता है। अगर डीजीआईएसपीआर की किसी नुक्ते नजर पे आपको इख्तलाफ है तो कोर कमांडर साहब से आप मिले थे, कोर कमांडर केपीके में फौज के एक बड़े नुमाइंदे, आप वहां बात करते, हमें खुशी होती। अगर आपने की होगी तो अच्छा किया होगा। लेकिन भाई आप मीडिया पे मीम्स बनाने के लिए जो जिसका आपके बारे में दिल चाहता है आप उसको मुंह में डाल लेते हैं। आप इस बात से कतई नजर कि मैंने इसी मुल्क के वजीर आजम से रजू करना है, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं, इसी फौज के साथ मैंने बैठ के लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, इसी फौज के साथ मैंने ऑपरेशन की प्लानिंग करनी है। जिस अफगानिस्तान के बारे में आप नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि अफगानिस्तान से बातचीत कर लें, हम दोस्तों कह रहे थे कि नहीं ऑपरेशन होगा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन अल्लाह ने जरिया बनाया कतर और बाकी हमारे दोस्त ममालिक के जरिए, तुर्की के जरिए, जब हम वहां उनके साथ बैठे तो अल्लाह के फजल करम से वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गए कि वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने बातचीत का जरिया निकाल दिया और बातचीत दुनिया ने देख लिया कि वाकई पाकिस्तान बातचीत में संजीदा था, लेकिन बातचीत ये करना ही नहीं चाहते। तो भाई इस तरह की जबान लबो लहजा, कभी जिस बंदे का स्टेक होता है ना, आप ये कोई दलील नहीं है कि एक बंदा कहे जी फलां बंदे ने कत्ल किया वो आजाद फिर रहा है, मैं भी कत्ल करूंगा आजाद फिरूंगा। भाई अगर आपको अपने सूबे के 4.5 करोड़ के मैंडेट का एहसास है तो खुदारा उस मैंडेट का एहसास करते हुए मरकज के साथ, कौमी इदारों के साथ आप यकजहती की बात करें, अपने सूबे को खूबसूरत अंदाज में आगे चलाएं। आप कह रहे हैं कि चूंकि फलां साहब आप ये कदम आगे बढ़े ना, आप पहल करें ना, विफाक बड़ा है, उनको मुलाकात का मौका दे दें जिससे गुडविल जेस्चर जाए। शौकत यूसुफ जई साहब से कहें कि ये दुआए खैर करें कि इनके वजीर आला साहब एक कौमी यकजहती की बात करेंगे, फेडरल के साथ मिलकर अपने सूबे के मसाइल का हल तलाश करेंगे, मुल्क के अंदर कोई ऐसी एजिटेशन नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। नून लीग डजंट मैटर, पीपल पार्टी डजंट मैटर, हम
भरपूर जोर लगाकर जो इनके लिए कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आप करवाएं अच्छा इनसे बात, यूसुफ सईद साहब, एक तो हुकूमत का मौक़िफ़ आपने सुन भी लिया इस हवाले से कि वो नजर आ रहा है, करें जी अगर पहले जो उनका ख्याल था वो भी अब अतात तारड़ और उस लाइन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। दूसरा, कल हमने ये देखा कि तहरीक इंसाफ ने 2 फहरिस्तें दी, एक सलमान अकरम राजा साहब वाली थी, एक बैरिस्टर अली जफर वाली है। लोग कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, आप एक पेज के ऊपर नहीं है, डयाला वाले पहली मुलाकात नहीं करवाते, ये तो आपने एक तरह से अपने ही खिलाफ गोल कर दिया, सुप्रीम डयाला जेल को मौका दे दिया कि भाई कौन सी लिस्ट है जिसको मानना है, किसके ऊपर मुलाकात करवानी है। मुझे तो खैर इसका इल्म नहीं है लिस्टों के हवाले से, लेकिन मेरे जो भाई ने बात की ना, देखें ये बार बार फौज का जिक्र कर लेते हैं अपने टॉक शोज के अंदर। मेरा नहीं ख्याल है कि इसको बार बार दोहराने की जरूरत है, इसलिए कि जो कल हमारी जो कमेटी का जो इजलास हुआ है आज पॉलिटिकल कमेटी का, उसमें बाकायदा तौर पे जो फौजी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए दुआए मगफिरत की गई है, उनको खिराज तहसीन पेश किया गया है, और साथ ये भी कहा गया है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज को एक तरफ रख दिया जाए, ये इस पे सियासत न की जाए। हाँ, ISPR वाले अगर कोई बात करते हैं, पॉलिटिकल बात करते हैं वो, और PTI के बारे में बात करते हैं, तो उसका तो वो जवाब देते हैं। बाकी तो फौज के साथ देखें, बिल्कुल ये मैं भी कहता हूँ, क्योंकि मैं जो कहता हूँ अपनी पार्टी की बात करता हूँ, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कहता हूँ कि अगर मतलब अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, कहीं से भी पाकिस्तान पे अटैक हो, या तो उसके जवाब में हमारी फौज का पूरा हक है कि वो जवाबी कार्रवाई करे, हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। तो इससे ज्यादा क्लियरिटी मेरे ख्याल से बाकी होती है सियासी बातें। सियासी बातें अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेल कर करें, आप डिलीवर करें, आप बताएं कि हमने ये किया है। आने के बाद सिर्फ ये बात नहीं हो सकती है कि आप सिर्फ दावे करें कि जी हमने मईशत को ठीक कर दिया है। आज जितनी मईशत तबाही के दहाने पर है, इससे पहले तो कभी नहीं थी। पहले आप देखें जो ग्रोथ रेट था पाकिस्तान का, वो 6 पॉइंट पर पहुंच गया था। आज जो है वो 2 से ऊपर जा ही नहीं रहा है, और ये कहते हैं हमने मईशत ठीक कर दी है, फिर ये कहते हैं जी वो स्टॉक एक्सचेंज आसमान छू रहा है। और तो कहाँ है आपके एक्सपोर्ट, कहाँ है? जब एक्सपोर्ट ही नहीं है आपकी, फिर आपकी इम्पोर्ट इतनी बढ़ गई थी, आपने छुपा रखी उसको कि तिजारती खसारा ना शो हो जाए, IMF ने उसको एक्सपोज किया। और तो छोड़े कि खाने पीने की अशिया लोगों की दस्तरस से बाहर जा रही है। तो लोग तो इस चीज को देखते हैं ना कि इमरान खान के दौर में आप लोगों ने बड़ी चीखें मारी कि जी महंगाई है, आटा 900 से 1100 पे पहुंच गया है। आज 2850 का मैंने खुद खरीदा है, 20 किलो का थैला 2850 का मैंने खुद खरीदा है, जबकि इमरान खान के दौर में 900 से 1100 पे पहुंचा था। तो अब मुझे बताएं कि आप तो आए इसलिए थे कि आपने कहा था कि इमरान खान की हुकूमत इसलिए खत्म कर रहे हैं कि मईशत खराब हो रही है और आवाम को महंगाई का सामना है। तो उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए था, आज 250 पे पहुंच गया, बल्कि 270 पे पहुंच गया। इसी तरह सारी चीजें ले लें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आवाम को रिलीफ तो नहीं मिला है आपके आने के बाद। फिर आपने कहा था कि इमरान खान ने 26,000 अरब का कर्जा लिया। अभी आपके इल्म में है कि आपने 37,000 अरब का कर्जा ले लिया, तो पैसा कहाँ चला गया? पहले तो आप कहते थे हम मोटरवे बनाते हैं, इस दफा कौन सी मोटरवे आपने बनाई? बड़े 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 वैलिड सवाल है गवर्नेंस के हवाले से जो यूसुफ जई साहब उठा रहे हैं। उज़ैफा साहब, एक तो इसका जवाब दे दें। दूसरा, ये कल तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने मुतालबा किया कि महमूद खान अजगज़ई को कौमी असम्बली में जो अपोजिशन लीडर वो बनाना चाहते हैं, और अलामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट में उनके नोटिफिकेशन जारी करें। उन्होंने एक दरखास्त जमा करा दिया 74 अरकान के दस्तखतों के साथ कौमी असम्बली में। क्या रुकावट है? कानून और ज़ाब्ता तो यही कहता है कि आप दस्तखतों के साथ जाएंगे, आप बताएंगे आप इतने अरकान हिमायत कर रहे हैं, और स्पीकर सेक्रेटरीट जो है नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो क्या रुकावट क्या बन गई है? जी बहुत शुक्रिया, मुझे बड़ी खुशी हुई शौकत यूसुफ जई साहब, जो बातें इन्होंने की है मैं उन सबसे डिसएग्री करता हूं, और आप इस पे अलहदा बेशक प्रोग्राम रख लें जी। लेकिन मोटी मोटी बातों का अगर मैंने जवाब देना तो मैं दे देता हूं जो इकॉनमी के हवाले से इन्होंने की। लेकिन ये सब बातें करते हुए अच्छा लगता है कि आपका सियासी मुखालिफ मुल्क की मईशत को मजीद बेहतर करने की बात कर रहा है ना, या हमने जो बेहतरी लाए हैं उसको वो नहीं मान रहा, उसका जो बेंच मार्क है बहुत ऊपर है। ये चीजें होती हैं कोई भी सियासी जमात को खड़ा करने के लिए कि आप पॉलिटिकल सिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। आज तक कभी उन्होंने कंट्रीब्यूशन नहीं किया, ना कभी बजट में किया, ना कभी किसी टॉक शो में करते। शौकत यूसुफ जई साहब जैसे लोग इंतहाई कम है जो धीमी बात करते हैं, सख्त बात को हमारी तरफ से भी हो जाए, दलील पे मबनी बात करते हैं, इसलिए दिल करता है कि दलील पे मबनी इन्हें जवाब दिया जाए। इन्होंने बात की है कि इस तरीके से जो इन्होंने बातें की कि 150 पे पेट्रोल था, इसके ऊपर आप समेत आपका चैनल भी और कई बैन अवी जरीदे चीख चीख के बता चुके हैं
कि वही जो 150 रुपये आपने पेट्रोल रोका हुआ था आईएमएफ के एग्रीमेंट के अगेंस्ट जाकर, उसी से आईएमएफ का एग्रीमेंट सबोताज हुआ। बानी तहरीक इंसाफ की आप स्पीचेस निकलवा कर देख लें मई और जून 2023-22 की, जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो जाएगा। तो मुझे बताएं ऐसी कौन सी हमारे पास, इनके पास जादू की छड़ी थी और हमने कोई ऐसा चीज ले आए थे कि 1.5 महीने में पाकिस्तान को दिवालिया के किनारे पर ले आते। बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ को पता था कि मैं ऐसी माइंस बिछा कर गया हूं और मैंने इस मुल्क की मईशत के साथ वो सलूक किया है कि पाकिस्तान वाकई दिवालिया होने के करीब है। जो ये बात करते हैं 26,000 या 37,000 के आपने इतने जो है अरब कर्जा लिया है, मुझे इन फिगर्स पे, एक तो खुद भी मेरी कोई तहकीक नहीं है कि ये फिगर्स ऐसे ही हैं। अगर इन फिगर्स पे बात करना चाहेंगे तो पूरी दुनिया की जितनी भी रेटिंग एजेंसीज हैं वो ये कहती हैं कि 17 में आपका मुल्क जो है वो बिल्कुल सोलो फ्लाइट ले रहा था, और 2018 में फिर जो पाकिस्तान के साथ हुआ। तो अगर आपने कंपैरिजन करना है ना तो 2017 का और 2022 के कंपैरिजन करें कि 17 में नून लीग कहां छोड़कर गई थी और 22 में आप कहां लेकर आए। जिस डॉलर की आप बात करते हैं, डॉलर तो 104 पर रुका हुआ था, 175 पर डॉलर जब अदम एतमाद जिस दिन आ रही थी। पीडीएम की गवर्नमेंट भी तो आपके वजीर आजम थे, उसको कैसे वो निकाल दिए दरमियान में से? नहीं, मैं वो 2021 से हमारा कंपैरिजन हो रहा है ना जी, कि 21 से 25 पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है। आपको पता है कि जब अदम एतमाद हमने जमा कराई डॉलर 175 पर था, और ड्यूरिंग अदम एतमाद और ड्यूरिंग 3 महीने में डॉलर 300 पे चला गया था। कि क्या दुनिया में कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट बताएगा कि कोई भी वजीर आजम, मैं कहता हूँ महा करप्ट भी हो और डॉलर 150 ऊपर चला जाएगा? बेसिकली डॉलर जो है रैशनली 250 पर था उस दिन भी, अदम एतमाद वाले दिन भी। इन्होंने उसको जानबूझकर आर्टिफिशियल अंदाज में जो भी किया हुआ था। आपके मुल्क के रिजर्व जो है, ये खुद कह रहे थे, बानी तहरीक इंसाफ की स्पीचेस उठा के देख लें जून 2022 की, कि 4 अरब डॉलर पर आगे हम श्रीलंका बनने जा रहे हैं। तो कोई इन्हें खुद ही हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। अकाउंट 1 जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑपरेट करता है, क्या किसी वजीर आजम की कैपेसिटी है, जरूरत है कि बगैर किसी चीज के आप 15 अरब डॉलर को 4 अरब डॉलर के ऊपर लेकर आ जाए? क्योंकि आपके रिजर्व एक्चुअल थे ही 4 अरब डॉलर के, आज आपके वो रिजर्व 18-19 अरब डॉलर पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन जिस हाल में आपने पाकिस्तान हमें दिया था, मईशत आपकी बिल्कुल डूब चुकी थी, आईएमएफ बिल्कुल दौड़ने पे तैयार था, हमने मैक्रो इंडिकेटर्स ठीक किए हैं। आज उनका बुनियादी एतराज हुज़ैफा साहब यही है, ज़ाहिर है कर्जों के ऊपर कर्जे लेने वाला। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।